मेरे बच्चों सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं और ये कॉन्सेप्ट है नंबर 1। यहां पर बात हम कर रहे हैं एडवर्ब की अरेंजमेंट को लेकर। सबसे पहली जो हमारे सामने एडवर्ब इंपॉर्टेंट आती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं मेरे बच्चों। ये अपने आप में दो कैटेगरी की बढ़ती है, एक डेफिनेट और एक जिसे हम कहते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट कैटेगरी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाक्य के हमेशा अंत में जाती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए कहूं डेली, मंथली, वीकली एक्सेट्रा, ये सभी वो शब्द हैं जो एक निर्धारित समय पर फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि कितनी बार ये काम होता है, निर्धारित समय है। लेकिन अगर इंडेफिनेट की हम बात करते हैं तो ये हमेशा लिखे हुए सेंटेंस में वर्ब से पहले लिखी जाती है। जैसे अगर मैं कहूं और यूजुअली, ऑफन, नेवर, सेल्डम एक्सेट्रा, ये हो गई पहली कैटेगरी। अब यहीं से दूसरी सवाल आता है मेरे बच्चों, अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हमें सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट अगर देखने को मिलता है तो मैनर, प्लेस, टाइम हम इनके बाद लिखने का काम करते हैं। फिर आती है तीसरी बात, अगर हमारे सामने एक बड़ा ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है जो कि एक फ्रेज हो या क्लॉज हो, तो हम इसमें मैनर की स्थान को बदल देते हैं और मैनर को हम हमेशा वर्ब से पहले लिखने का काम करते हैं और जो प्लेस है और टाइम है उसको हम लिखने का काम करते हैं उनके बाद। ठीक है मेरे बच्चों, फाइन, बात यहां तक ही क्लियर हो गई। अब यहां पर हमारे सामने बात आती है कि अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक ऐसी वर्ब देखने को जो मिले जो कि मूवमेंट बताती है, मूवमेंट का मतलब होता है कहीं आना या फिर कहीं जाना, तो आने या जाने के बारे में बताने के लिए पहले हमें प्लेस का जिक्र करना पड़ता है और उसके बाद मैनर और टाइम। फिर एक अगला पॉइंट हमें याद रखना पड़ता है कि अगर मान लीजिए एक ही कैटेगरी की एडवर्ब्स हमारे सामने एक से ज्यादा हो जाए तो हम पहले लिखने का काम करते हैं छोटी एडवर्ब को और उसके बाद लिखने का काम करते हैं बड़ी एडवर्ब को। तो ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी जो चीजें हैं ये आपके एग्जाम्स में 100% आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आइए मेरे बच्चों इसी प्यारी सी बात के साथ पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। द मर्सिनरी, मर्सिनरी वो इंसान होता है जिसको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो किसी को मार सके, मर्डर कर सके। द मर्सिनरी हैज ऑलवेज प्लान्ड, ये हमारे सामने लिखी हुई मेन वर्ब है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडेफिनेट, तो पहले अपनी जगह बिल्कुल सही है। आगे लिखा है द मर्डर्स, जितने भी मर्डर्स उसने किए हैं। आगे हमारे सामने इसी लिखी हुई एक्शन वर्ब के लिए मेरे नन्हे बच्चों, इसी लिखी हुई एक्शन वर्ब के लिए ये लिखा केयरफुली अपने आप में एडवर्ब है। एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए ये भी अपनी जगह एडवर्ब ही है। आगे हमने देखने का काम किया सो फार, ये एक ऐसी एडवर्ब है जो टाइम की हमें जानकारी दे रही है। इधर इन यूक्रेन, आप जानते हैं यूक्रेन एक बड़ा स्थान है मेरे भाइयों, ये प्लेस की जानकारी, और ओडेसा इसी के अंदर एक सिटी है जो फेमस है, तो ये भी प्लेस है। तो आप कहोगे सर इसकी अरेंजमेंट अपनी जगह ठीक होनी चाहिए, इसका मतलब इस तीसरे पार्ट में हमें क्या देखना होगा, पहले हमें लिखना होगा प्लेस, उसके बाद टाइम। तो यानी कि मेरे बच्चों पहले नंबर पर हम ओडेसा लिखेंगे, दूसरे नंबर पर यूक्रेन और उसके बाद सो फार को लिखेंगे। तो ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसाया जाता है। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। कहता है सवाल नंबर 2, शी ट्रस्टेड हर स्टाफ, उसने अपने स्टाफ का ट्रस्ट किया, उस इंसान ने अपने स्टाफ का ट्रस्ट किया। ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लेकिन आगे इसी ऑब्जेक्ट की जानकारी ऑफ R&D, ठीक है, R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये पूरा ही इसके लिए ऑब्जेक्ट है। हम मेरे बच्चे अगर एक शब्द से ज्यादा ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर की अरेंजमेंट हम कहाँ रखते हैं, आप कहेंगे सर उसको हम लोग वर्ब से ठीक पहले रख देते हैं। तो यहां पर इसको ठीक लिखना है, पहले पार्ट में इसमें मिस्टेक है। आगे लिखा इन द चेन्नई ब्रांच, ठीक है, ये प्लेस की जानकारी दे रहा है और ड्यूरिंग द कोविड डेज ये टाइम की जानकारी दे रहा है। तो प्लेस और टाइम अपनी जगह सही है। अब फटाफट से 2 क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर मेरे प्यारे बच्चों। अब मजा आएगा, देखो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आया हूं मैं। कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स, ऐसे शब्दों के बारे में मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा जो आप लोगों को एग्जाम्स में कंफ्यूज करती हैं। आपके सामने इनकी लिस्ट भी लिखी हुई है। जैसे अगर हम इस हार्ड की बात कर रहे हैं तो हार्ड अपने आप में एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। अगर सिर्फ हम हार्डली के बारे में बात कर रहे हैं तो हार्डली अपने आप में नेगेटिव है। इसी तरीके से अगर हाई के बारे में हम बात करते हैं तो ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। और अगर हाई के साथ हम हाईली LY को जोड़ देते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब है। आगे लिखा हुआ है ऑल टुगेदर, इस ऑल टुगेदर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें बताने का काम करता है कंप्लीटली, इसका मतलब होता है पूर्णतः, टोटली जिसे हम कहते हैं। इस ऑल टुगेदर का मतलब होता है सब एक साथ, ठीक है जी। लाउड अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। लाउडली की बात करें तो ये नेगेटिव कैटेगरी की एडवर्ब है। अलाउड अपने आप में पॉजिटिव कैटेगरी की एडवर्ब है। सम अपने आप में सिर्फ एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कुछ या फिर कोई, ठीक है मेरे बच्चों। और समवट अपने आप में हमें बताने की
कोशिश करती है डिग्री वाली एडवर्ब। तो इनकी कंफ्यूजन आपके एग्जामिनेशन में जरूर दी जाती है। आप लोग इसको अब संभल के मेरे साथ इन क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। What a hard life, कितना कठोर जीवन he was living that one can live hardly। अब पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। what में कोई प्रॉब्लम नहीं है, what के साथ a डिटरमिनर बिल्कुल ठीक है। लाइफ अपने आप में नाउन है, यहां पर इसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया है। क्या कठोर जीवन है, ठीक है ना जी। आगे क्या लिखा है, he was living, ठीक है, जो वो जी रहा था, बात खत्म। that यहां पर कंजंक्शन है, वन कैन लिव हार्डली। अब हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब है, लेकिन ये होती अपने आप में फ्रीक्वेंसी और डिग्री दोनों बताने के लिए। लेकिन इसकी जो अरेंजमेंट है कि कोई भी इंसान न के बराबर ऐसी लाइफ को जी सकता है। तो इस हार्डली के बारे में अगर हम बात करें तो लिव से पहले होना चाहिए, यही अपने आप में गड़बड़ है। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द मोंकी क्लिम्ड हाई। सर द मोंकी अपने आप में सब्जेक्ट है, क्लिम्ड इसके अंदर बी की साउंड नहीं आती, ये एक एक्शन वर्ब है, इसको बताने वाली ये एडवर्ब है। हाई का मतलब होता है जमीनी स्तर से ऊंचा या किसी भी चीज से ऊंचाई पर, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक्सपेक्टिंग, क्या उम्मीद करते हुए वो चढ़ा है। द फ्रूट, उस फल के लिए। वेल, अब मेरे बच्चों इस वेल के बारे में ध्यान से समझने का काम करना। ये जो वेल है अपने आप में एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, एडवर्ब की तरह भी काम करता है। अगर हम इसे एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब है जो हेल्थ से अच्छा है, हेल्थ से जो अपने आप में अच्छा है, ठीक है मेरे बच्चों, हाँ कि नहीं। और अगर इसी वेल को हम एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो ये हमेशा एक्शन वर्ब के ठीक बाद लिखा हुआ जाता है, जो ये उस किए गए काम के मैनर को बताता है। यानी कि इसे हिंदी में आप समझते हैं अच्छे से। शी सैंग वेल, उसने अच्छे से गाया, है ना। शी इज अ वेल मैनर्ड पर्सन। तो यहाँ पर वेल मैनर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वेल के बाद जो ये मैनर्ड लिखा है, ये मैनर्ड अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले ये भी अपने आप में एडवर्ब है। अब मेरे बच्चों इसी वेल को अगर हम सिर्फ एक नाउन की तरह लेकर चलें तो इसका अर्थ होता है कुआं, जो कि आपके गांव में है, जिससे आप पानी कई बार पीते भी हैं। अब मेरे बच्चे इस सवाल की अगर बात करते हैं तो फ्रूट का कुआं तो नहीं है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत हो गया। तो इस वेल को हटाकर इस फ्रूट से पहले हम एडजेक्टिव लगा देंगे। अच्छे फल की बात कही है, बट ऑल इन वेन। तो ये एक बिल्कुल बेसिक बढ़िया सवालदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 2 क्वेश्चन आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बनाकर दिखाएंगे, मस्त रहिएगा मेरे भाइयों। अब हम आपके साथ चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर। ये हमें कहता है पेयरिंग एरर्स। कभी कभी एडवर्ब्स को हम लोग पेयर के साथ भी यूज करने का काम करते हैं, और इसी पेयरिंग में हम सबसे पहले लेकर चलते हैं टू के साथ एडजेक्टिव को, और इसके बाद इन्फिनेटिव जुड़ा हुआ होता है। और ठीक इसी तरीके से किसी भी एडजेक्टिव के साथ हम लोग लिखने का काम करते हैं इनफ, और इसके बाद हम लिखते हैं इन्फिनेटिव। मजेदार बात यह है मेरे बच्चों, यहाँ ये जो एडजेक्टिव लिखा है ये हमेशा नेगेटिव सेंस का ही होना चाहिए, यानी कि अनप्लीजेंट कैटेगरी का। यहाँ ये जो एडजेक्टिव हमें देखने को मिलता है ये पॉजिटिव सेंस वाला हमें एडजेक्टिव चाहिए, यानी कि प्लीजेंट कैटेगरी का। आप इसी की ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, सो के साथ लिखते हैं किस चीज को, दैट को, ठीक है। जैसे एक उदाहरण की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपके सामने कहा ही इज टू सिंपल टू ट्रस्ट एवरीवन। अब ऐसे लिखे हुए सवाल आपके एग्जाम्स में दिए जाते हैं, टेक्निकल तरीके से हम इसको समझने का काम करते हैं। ही इज टू सिंपल, आप कहेंगे सिंपल होना का मतलब क्या होता है, सामान्य होना, और ये अपने आप में एक पॉजिटिविटी की बात कर रहा है। तो इस टू को हटाकर यहां हमें लिखना होगा ही इज सिंपल इनफ। और जब पॉजिटिव कैटेगरी की बात जा रही है तो एवरी के साथ बिल्कुल सही लिखा जा रहा है। आप इसी सेंटेंस को चाहें तो रीराइट कर सकते हैं और आप कह सकते हैं ही इज सो सिंपल, है ना, ही इज सो सिंपल दैट ही, और उसके बाद क्या लिखते हैं, ट्रस्ट्स एवरीवन। तो इनकी पेयरिंग में कई बार क्या गड़बड़ हो जाती है मेरे बच्चे, टू के साथ दैट क्लॉज आपको जुड़ा हुआ मिल जाएगा, या फिर सो के साथ आपको ये इन्फिनेटिव जुड़ा हुआ मिलेगा, जो कि अपने आप में गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 पर अब दिमाग लगाते हैं। द सिचुएशन, ये सब्जेक्ट है मेरे बच्चों, वॉज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। अब यहीं पर एक बात को ध्यान रखेंगे, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव हम लिखते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज हैप्पी, और अगर इसी एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो ये अपने आप हमेशा एडवर्ब लेकर चलता है। मैंने कहा ही सैंग हैप्पीली, ही इज हैप्पी, लिंकिंग वर्ब की वजह से एडजेक्टिव। और अगर मैंने कहा ही सैंग, तो सैंग एक एक्शन वर्ब है जिसके बाद हम लगाएंगे हैप्पीली, जो कि एक एडवर्ब है।
आगे हमने पढ़ने का काम किया टू इजी। इजी होना अपने आप में पॉजिटिव कैटेगरी का एडजेक्टिव है, तो इसको हटाकर मेरे नन्हे बच्चों आप लोगों को यहाँ इनफ लगाना पड़ेगा। और टू बी हैंडल्ड अपनी जगह ठीक जा रहा है, पैसिव है, इन्फिनेटिव का कोई दिक्कत नहीं। बाय सम अप्रेंटाइज, अब मेरे बच्चों पॉजिटिव की वजह से इस सम को छेड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। सवाल नंबर 2 को समझने का काम करते हैं। सचिन इज नॉट अ क्वाइट टॉल प्लेयर। देखिए बच्चों यहाँ 2 बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वाइट अपने आप में एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कंप्लीटली, टोटली, पूर्णतः। ठीक है मेरे बच्चों, अब अगर इसके बाद हम ए एन लिखने की कोशिश करते हैं तो आगे का फ्रेज ये बनता है। और अगर मेरे बच्चों हम इसी के ठीक बाद लिखने का काम करते हैं एडजेक्टिव और नाउन, और हमें इसको स्पेसिफिक बनाना है तो द हम इसे पहले लगाकर चलते हैं। तो 2 बातें हैं। अब सचिन इज नॉट क्वाइट अ टॉल, तो सर यहां पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वाइट आप पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अ टॉल प्लेयर, ठीक है ना। सचिन एक अच्छा पूरी तरह से टॉल प्लेयर नहीं है, बट लेकिन एक कंजंक्शन हो गया, ही हैज द स्किल्स, उसके पास स्किल्स हैं। प्रेपोजिशन के बाद ये जेरेंड बिल्कुल सही है, ऑफ बीइंग एन ऑल राउंडर प्लेयर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चों ये 2 क्वेश्चंस फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में बनाकर दिखाइएगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर, जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन। मेरे बच्चों इन्वर्जन का मतलब हमें क्या समझ आता है? इन्वर्जन का मतलब हमें समझ में आता है एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में होने की वजह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर उलट जाता है, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर में बदल जाता है। सेंटेंस की शुरुआत में अगर हमारे सामने एडवर्ब आ जाए मेरे बच्चों, तो एडवर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं मेन वर्ब। इस तरीके के इन्वर्जन को हम कहते हैं पार्शियल इन्वर्जन। इस तरीके के इन्वर्जन को हम कहते हैं पार्शियल इन्वर्जन। लेकिन अगर हम सेंटेंस की शुरुआत में एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने लिखा मेन वर्ब और उसके बाद लिखने का काम करते हैं सब्जेक्ट, तो ऐसा जो हमारे सामने इन्वर्जन है इसे हम कहते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। कुल मिलाकर इस तरह के जो इन्वर्जन्स होते हैं वो एम्फेसाइज करने के लिए होते हैं, और एम्फेसाइज करने का मतलब क्या होता है? अपनी बात पर जोर डालने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए आप एक सेंटेंस कहते हैं नेवर ही सेड एनीथिंग, नेवर ही सेड एनीथिंग। अब ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में जब आप इसका इन्वर्जन देखते हैं, नेगेटिव एडवर्ब शुरुआत में हुई, तो मेरे बच्चे इस नेगेटिव एडवर्ब शुरुआत में होने की वजह से नेवर डिड ही, और उसके बाद आप लिखने का काम करेंगे से। नेवर ही डिड से, नेवर डिड ही से, और उसके बाद आपने क्या लिख दिया मेरे बच्चों? एनीथिंग। ठीक है, तो इन्वर्जन के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एग्जाम्स में आप लोगों के आते हैं, और ये पार्शियल और कंप्लीट इन्वर्जन की 2 कैटेगरीज के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब बनाते हैं हम अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेवर अपने आप में नेगेटिव एडवर्ब है, ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कुल मिलाकर ये भी अपने आप में एडवर्ब परिवार से ही जुड़ा हुआ है मेरे भाई। अब ये भी अपने आप में एडवर्ब है, तो इन्वर्जन की वजह से हमें क्या करना होगा? सर यहाँ पर हमें नेवर इन द हिस्ट्री, सर हम इन दोनों के अरेंजमेंट ठीक लेंगे, हैव और उसके बाद वी और उसके बाद क्या लिखा? सीन। ठीक है जी, आप इस फॉर्मेट को ऐसे भी याद कर सकते हैं मेरे बच्चों कि अगर हमारे सामने एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब लिखा हुआ जो भी हमारे सामने है, ये अपने आप में क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये अपने आप में एक क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में हो जाता है तैयार। आगे लिखा है हमारे सामने सच अ मिरेकुलस पर्सन। पर्सन नाउन हुआ, मिरेकुलस अपने आप में एडजेक्टिव हुआ, पर्सन की वजह से आर्टिकल ए हमारे सामने तैयार है, इन आवर लाइव्स। तो बाकी की बातचीत अपनी जगह सही है। सवाल नंबर 2 पर काम करते हैं। इनसाइड द टेम्पल वॉज सिटिंग अ बॉय। ये अपने आप में टोटल इन्वर्जन है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ प्लेस को बताने वाला है, और ये अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। जब इंट्रांजिटिव वर्ब प्लेस के साथ लिखी जाती है तो टोटल इन्वर्जन हो जाता है। इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो शुरुआत में आती है, और सब्जेक्ट हमारे सामने यहां लिखा है अ बॉय। लेकिन जब आगे हमने देखा एंड तो कंजंक्शन, उसके बाद हिज मदर, एक ये है एक ये है, तो कुल मिलाकर 2 इंसान, कुल मिलाकर सब्जेक्ट अपने आप में क्या हो गया मेरे बच्चा? प्लूरल हो गया। अब सब्जेक्ट अपने आप में अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल की वजह से यहां वॉज नहीं, हमें वर लगाना होगा। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन सवाल था। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन 3 और 4 फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट से कुछ अच्छा बेहतरीन नया आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या? एडवर्ब फॉर्मेशंस। एडवर्ब कैसे बनाई जाती हैं, एडवर्ब बनाने के क्या फॉर्मेट्स हैं, आइए मेरे बच्चों ध्यान से समझते हैं। देखो 2 चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी होंगी।
हम किसी भी नाउन के साथ अगर ly को जोड़ देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव बन जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको यहीं पर कहूं, मैंने आपको कहा मैन के साथ ly, तो ये बन गया अपने आप में क्या चीज, मैनली। अगर मैं आपको कहूं स्कॉलर ly, तो ये बनता है हमारे सामने स्कॉलरली। अगर मैं आप लोगों को कहूं ब्रदर, नाउन है आप जानते हैं, ly सफिक्स करने से हो गया क्या चीज, ब्रदरली। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। मैनली, वुमेनली, स्कॉलरली, निगरली, समझ रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे शब्द क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। फिर यहां से आती है एक दूसरी बात मेरे बच्चों, और दूसरी बात क्या हमें समझ में आती है, अगर हम एडजेक्टिव के साथ ly को जोड़ते हैं तो ये दोनों मिलकर बनते हैं अपने आप में एडवर्ब। और एडवर्ब भी कौन सी चीज के, मैनर के ये एडवर्ब बनते हैं, यानी कि किसी काम को करने का ढंग क्या है। जैसे अगर मान लीजिए मैं हैप्पी एक एडजेक्टिव की बात करता हूं, ly जोड़ने का मतलब हैप्पीली हो गया, तो हैप्पीली का मतलब क्या हो गया, खुशी से मेरे बच्चों। अब यहां आपको वो पुरानी बात फिर से समझने की कोशिश करनी होगी। वो कौन सी बात है मेरे बच्चों, अगर हमारे सेंटेंस के अंदर लिंकिंग वर्ब हमें देखने को मिलती है, हमें इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव चाहिए। और नंबर 4 हमने एक चीज और समझी कि अगर हमारे सामने कोई एक्शन वर्ब देखने को मिलती है तो उसके बाद हमें एडवर्ब लिखना ही होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये फॉर्मेशंस हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। अब यहाँ एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, नंबर 5, बहुत सारी ऐसी भी हमारे शब्द होते हैं जिनके अंत में हम ly को जोड़ ही नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपने आप में एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह से यूज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने कहूँ फास्ट, मैं अगर आपके सामने कहूँ इल, मैं कहूँ वेल, तो इन सभी के साथ अगर हम ly जोड़ें तो ly इनके साथ बाबू नहीं जुड़ती है। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस बनाने शुरू करते हैं। पहला सवाल, ऑल द स्टूडेंट्स, सर ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्लूरल होने की वजह से स्टूडेंट्स अपनी जगह सही काम कर रहा है। बिकेम एक लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब की वजह से यहां पर हमें क्या चाहिए था, आप कहेंगे सर यहां पर हमें एक एडजेक्टिव चाहिए था। अब इस एडजेक्टिव के ठीक बाद मेरे नन्हे प्यारे छोटे भाइयों, हमें इस एडजेक्टिव की वजह से ये जो लिखा हुआ हमारे सामने है क्या चीज, आप कहेंगे मच तो सर हम यूज करते हैं जब हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री लिखी हो। यहाँ तो पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री के लिए मच नहीं हम वेरी का यूज करते हैं, तो मच को हटाकर यहां हमें लगाना होगा क्या चीज, वेरी। ठीक है बच्चे, अब वेरी लिखा हुआ है तो वेरी के साथ हम सो का भी प्रयोग नहीं करते, तो आप कहेंगे ऑल द स्टूडेंट्स बिकेम वेरी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हैप्पी। आप यहाँ वेरी मच हैप्पी भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो अलाउड है। ठीक है ना, वेरी और मच के ठीक बाद हम पॉजिटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग द, आफ्टर अपने आप में एक प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ अपना जेरंड है द रिजल्ट्स। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। शी रेड द आर्टिकल थ्रूली एंड थोरोली। मेरे बच्चों, जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये फ्रेज की गड़बड़ है। पहली बात तो कैसे है, ये हमें जवाब देता है हाउ का, तो हाउ का जवाब देने के लिए आप क्या कह सकते हैं, थोरो। आप इसका जवाब दे सकते हैं थोरोली कहकर, करेक्ट आंसर हो गया। या फिर आप इसके लिए जवाब दे सकते हैं थ्रू एंड थ्रू। इसका मतलब हमें समझ में आता है बिल्कुल एक एक छोटी छोटी बात को। तो 2 तरीके से हाउ का आंसर हमें मिल सकता है, या तो आप एडवर्बियल फ्रेज के साथ इसको बना सकते हैं, या फिर थोरोली आपको लिखना होगा। एंड फाउंड 3 मिस्टेक्स, 3 गलतियां उससे मिली। इसी बात के साथ अब ये 2 क्वेश्चन आप फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में बनाकर दिखाएंगे। और मेरे बच्चों, इन क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना, अवॉइड नहीं करना, हर हालत में इन क्वेश्चन को बनाना है। आखिर में मैं आप लोगों को इन सभी होमवर्क की एक प्रॉपर वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप निश्चिंत रहें। लेकिन पहली कोशिश आपकी। अगले कॉन्सेप्ट से मिलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है एडवर्ब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में भी यूज होता है। अब मेरे बच्चों देखो ध्यान से, अभी हम लोगों ने एक छोटी सी बात समझी कि हैप्पी अपने आप में क्या है, आप कहेंगे सर हैप्पी अपने आप में एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी का कंपैरेटिव क्या होता है, आप कहेंगे हैप्पियर। इसी का सुपरलेटिव क्या होता है, हैप्पीएस्ट। ठीक है मेरे भाई, अब एडजेक्टिव से अगर हम इसको एडवर्ब परिवार में लेकर चलें तो आप कहेंगे सर हैप्पी की जगह हमें लिखना होगा हैप्पीली। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर के साथ लिख देंगे क्या चीज मेरे भाइयों, आप कहेंगे सर मोर हैप्पीली लिख देंगे। और सुपरलेटिव के लिए हम लोगों को मोस्ट के ठीक बाद क्या लिखना होगा मेरे भाई, हैप्पीली लिखना होगा। वेरी सिंपल। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ कि नहीं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी हमारे शब्द जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों कैटेगरी में है,
है ना। जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों कैटेगरी में, जैसे हम हार्ड के बारे में बात करें तो इसका कंपैरेटिव हार्डर ही होता है और इसका सुपरलेटिव हार्डेस्ट ही होता है। कुल मिलाकर बात इससे हमें एक समझ में आई कि जब हम किसी भी लिखे हुए ऐसे शब्द के अंत में ly जोड़कर उसको एडवर्ब बनाते हैं तो इसको हम स्टैटिक रखते हैं, कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव के लिए इससे पहले हम मोस्ट लगाने का काम करते हैं। अब आइए मेरे बच्चों सवाल नंबर 1 में, संजीत स्पोक सो सॉफ्ट एज मीनू इन द मीटिंग लास्ट वीक। प्यारा सवाल है, देखो बेटा। सबसे पहले तो ये प्लेस की जानकारी दे रहा है, ये हमारे सामने टाइम की जानकारी दे रहा है, तो एमपीटी के फॉर्मूले से ये सही होगा। संजीत हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, बोलने में क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा। अब हम ये जानते हैं सर एक्शन वर्ब की वजह से यहाँ पर हमें एडवर्ब चाहिए, तो ly हमें यहाँ लिखना होगा, एडवर्ब बना दिया सर, है कि नहीं। ये भी बात आप जानते हैं मेरे बच्चों की सो और एज सिर्फ नेगेटिव स्ट्रक्चर में यूज होता है, जबकि एज की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर्स में हम इसका यूज करते हैं। अब मेरे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखे तो इस एज के पेयर में हम लोगों को यहाँ पर एज लगाना पड़ेगा। ये एक बेहतरीन सवाल है, ठीक है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस पर चैलेंज होगा, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। सवाल नंबर 2 पर काम करते हैं। नो अदर कैंडिडेट, कोई अन्य कैंडिडेट, नो अदर कैंडिडेट ओपोज्ड क्विकर देन आशिमाज, आगे क्या लिखा है, ब्रदर। ठीक है जी, कोई बात नहीं। यहां पर हमारे सामने ब्रदर लिखा है, ठीक है जी, आशिमा का भाई, और यहां लिखा कैंडिडेट। कैंडिडेट मैस्कुलिन फेमिनिन कुछ भी हो सकता है, कॉमन जेंडर है, तो इसने अदर का यूज यहां पर सही किया है, ब्रदर को एक्सक्लूड कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आती है हमारे सामने ओपोज। ओपोज करना अपने आप में एक एक्शन वर्ब है। अब अगर एक्शन वर्ब है तो क्विक से हमें एडवर्ब लेकर चलना होगा, तो क्योंकि क्विक अपने आप में क्या है, आप कहेंगे सर क्विक तो अपने आप में सिर्फ एक एडजेक्टिव है। एडवर्ब बनाने के लिए हमें इसके साथ ly को जोड़ना पड़ेगा। बोलो हाँ, बिल्कुल ठीक होगी मेरे बच्चे बात। तो इसके साथ ly जोड़कर हमने इसको बना दिया एडवर्ब। कंपैरिजन हमें चाहिए, कंपैरिजन चाहिए तो यहाँ पर मोर हमें लगाना पड़ेगा, तो ओपोज्ड मोर क्विकली देन आशिमा। करेक्ट हो गया मेरे बच्चे, बेहतरीन सवाल है। जरा होमवर्क में ये 2 क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है मेरे बच्चों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नहीं बहुत कुछ रिवाइज करने का मौका मिलेगा, और ये 30 मिनट्स बेस्ट रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए चुनी गई है। इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अगले कॉन्सेप्ट पर हम काम करते हैं, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव्स और एडवर्ब। दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं, जो अपने आप में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना जी। जैसे मैंने आपके सामने हार्ड के बारे में दोनों तरह रूप बता दिए, ठीक है मेरे बच्चों। मैं अगर डायरेक्ट की बात करता हूं तो दोनों रूप अपने आप में काम कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं अगर एवरी और डे को अलग अलग कर देता हूं तो ये अपने आप में एडवर्ब है, ठीक है ना। एडजेक्टिव के रूप में अगर हम बात करें तो एवरी और मेरे बच्चे डे दोनों एक साथ हो जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं जिनके लेकर कंफ्यूजन आ जाती है, ठीक है ना जी, मेरी बात समझ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनकी कंफ्यूजन हमें देखने को मिलती है। पहले सवाल पर काम करते हैं मेरे बच्चा। थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों आपस में एक साथ आ सकते हैं, और ये मच क्वालिफाई कर रहा है इस लिखी हुई थैंक, जो कि एक वर्ब को। फॉर योर ग्रीटिंग्स, आपकी बधाइयों के लिए बहुत सारा शुक्रिया। फॉर एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट ग्रीटिंग्स है, और ये इससे पहले लिखा हुआ एडजेक्टिव है। देयर इज किसकी खुशी में आया है, देयर के अनुसार इज नहीं आया, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इज किसकी वजह से यूज आया है, इसकी वजह से, ठीक है मेरे भाई, हाँ कि नहीं। अब यहाँ ये जो यूज है नाउन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस नाउन के हिसाब से अगर हम चलने की कोशिश करेंगे, देयर इज वेरी यूज इन आर्ग्यूइंग विद देम, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, यहां तक तो ठीक है। फिर आगे हमने देखा फॉर योर ग्रीटिंग्स, आपकी बधाइयों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहां लिखा देयर इज ब्लैंक यूज इन आर्ग्यूइंग विद देम, उनके साथ बहस करने में, ठीक है ना जी। तो यहां पर नाउन से पहले वेरी का मतलब हम यूज नहीं कर पाएंगे, आप कहेंगे देयर इज मच यूज, ठीक है ना, हाँ कि नहीं। हम यहां इस नाउन से पहले नो का भी यूज कर सकते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। हम वेरी को एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इसका अर्थ होता है ही जब ये किसी भी लिखे हुए नाउन पर एम्फेसिस करता है, यहां पर एम्फेसिस का कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता है मेरे भाई। दिस इज अ डायरेक्ट ट्रेन टू कानपुर, दिस हमारे सेंटेंस का डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इज एक लिंकिंग वर्ब है जिसका कॉम्प्लीमेंट है अ डायरेक्ट ट्रेन, तो यानी कि ये हमारे सामने नाउन है,
डायरेक्ट लिखा हुआ यहाँ पर इसका एडजेक्टिव है मेरे भाई, इसी ट्रेन की वजह से आर्टिकल डिटरमिनर ए आया है। आगे लिखा टू कानपुर, प्लेस बताने वाली बात अपनी जगह सही है। एंड अपने आप में कंजंक्शन है, रीचेस का सब्जेक्ट कौन है सर, यही जो ट्रेन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर रीचेस अपनी जगह वर्ब का काम कर रहा है, रीचेस अपने आप में वर्ब है। अब मेरे बच्चों देखो कंफ्यूजन क्या हो गई, डायरेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट का मतलब हमें समझ में आता है विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके, ठीक है मेरे भाई। और डायरेक्टली की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली का मतलब होता है तुरंत, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं इंस्टेंटली, ठीक है मेरे भाई। यहां पर बात इंस्टेंटली की नहीं है तो सर यहां डायरेक्टली नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्ट कहना होगा। ट्रेन बिना रुके पहुंचती है। देयर, देयर किसके लिए यूज हुआ है, देयर आप यूज कर रहे हैं टू कानपुर के लिए, ठीक है जी। आगे इसने समय दे दिया है, ठीक है बच्चे। तो गड़बड़ कहां पर हमारे सामने, डायरेक्टली कीजिएगा डायरेक्ट। तो अब ये दो क्वेश्चंस होमवर्क में जरूर बनाकर दिखाएंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है मेरे बच्चों। आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर लेकर चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 8 हमारे सामने है एडवर्ब्स एंड वेरिड मीनिंग। अलग अलग एडवर्ब के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। जैसे उदाहरण की बात अगर हम करते हैं, रवि ओनली रीड्स द रामायणा। अब मेरे बच्चों एक उदाहरण के लिए सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैंने लिखा ओनली रवि रीड्स द रामायणा। और उसके बाद फिर मैंने आपके सामने लिखा रवि रीड्स एक बार इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं। पहले लिखे हुए सेंटेंस में रीड्स के लिए ओनली यूज किया है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि रवि सिर्फ पढ़ता है, उसको समझ कुछ नहीं आता, ठीक है जी। आप लोगों को हिंदी जैसी ही संस्कृत कहीं पर लिखी हुई नजर आती है, तो आप जब पढ़ते हो संस्कृत को तो पढ़ लेते, क्योंकि दोनों को लिखने का तरीका एक ही है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप उसका मीनिंग पर जाएंगे तो मीनिंग अपने पल्ले नहीं पड़ता, इसीलिए वह केवल पढ़ता है, समझ उसको कुछ नहीं आता। केवल रवि पढ़ता है, इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज, नोबडी एल्स, कोई और नहीं पढ़ता, केवल रवि पढ़ता है। आखिरी सवाल में रवि केवल इसी किताब को पढ़ता है, इसका मतलब कोई और चीज नहीं पढ़ता, नथिंग एल्स, या कोई और किताब नहीं पढ़ता, ठीक है ना। अब हमारे सामने ऐसे लिखे हुए शब्दों को कभी कभी हम एडजेक्टिव, कहीं कहीं हम एडवर्ब का यूज कर लेते हैं, और जब भी हम किसी और शब्द के साथ इनका यूज करते हैं तो ये एक अपने आप में डिफरेंट सेंस जनरेट करते हैं, डिफरेंट मीनिंग जनरेट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब पॉइंट नंबर 1 के आधार पर सवाल पर काम करते हैं। द ओल्ड मैन, सब्जेक्ट है आस्क्ड, पूछा, क्या लिखा है, मेयरली हिज नेम। मेयरली का मतलब होता है सामान्यतः, ठीक है ना जी। तो सर मेयरली उसका नाम नहीं है, ठीक है ना, ये तो एडवर्ब है, तो मेयरली को आप कहां लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे सर मेयरली आस्क्ड, सामान्यतः उसका सिर्फ नाम पूछा है, इन ऑर्डर टू कंफर्म हिज आइडेंटिटी, ठीक है मेरे बच्चे। इन ऑर्डर टू हमें बताता है पर्पस, क्या पर्पस है भाई, कंफर्म करना, कंफर्म ट्रांजिटिव वर्ब है, इसी के बाद इसका लिखा हुआ हमें ऑब्जेक्ट मिल गया है। सवाल नंबर 2 पर काम करते हैं। ही ओनली ट्रस्ट्स, यहां लिखा है ही ओनली ट्रस्ट्स हिज ब्रदर, ठीक है ना जी, वह केवल विश्वास करता है। क्या इसका कोई दूसरा सेंस निकल रहा है, आपको अगर दूसरा सेंस नहीं निकल रहा तो आप इस ओनली को हटाकर लिखेंगे कहां पर, वह केवल अपने भाई पर विश्वास करता है, इसका अर्थ निकल कर आता है नोबडी एल्स, किसी और पर नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग हर किसी ने उसको चीट किया है, इसी वजह से वो अपने भाई के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करता। अब ये 2 क्वेश्चंस फटाफट से आप लोग होमवर्क में बताएंगे। और मेरे बच्चों इसी बातचीत के साथ आज की ये डिस्कशन, आज की ये चर्चा, ये 30 मिनट्स जो आप लोगों की जिंदगी की हमने चुनी है, मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपने बहुत कुछ रिवाइज किया, सीखा और अपने लेवल को अप किया। सभी क्वेश्चंस के आंसर जरूर बनाइएगा। एक प्रॉपर वीडियो मैं आपको दूंगा जिसके अंदर नाउन से लेकर अब तक के और आने वाले सभी के सभी क्वेश्चंस के जो होमवर्क्स हैं उनको डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बेस्ट विशेस, यूं ही सीखते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, अच्छा लगता है।